हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। 27 दिसंबर 2024 को जो पहला शिफ्ट हुआ था आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, इसमें जो साइंस के 40 प्रश्न पूछे गए थे उन सारे को हम लोग इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। पदार्थ की किस अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है? पदार्थ की किस अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो आंसर है गैस। गैस के कण जो है सबसे तेज भागते हैं, उससे कम तेज भागते हैं द्रव और ठोस के कण जो है स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते हैं बल्कि कंपन करते हैं अपने मीन पोजीशन के अबाउट, मीन पोजीशन के आगे पीछे कंपन करते हैं। देखो, गैस को हम जब और ज़्यादा एनर्जी देते हैं तब जाकर के प्लाज्मा स्टेट तैयार होता है। तो इस हिसाब से प्लाज्मा के जो कण होंगे उनके पास गैस के कणों से भी ज़्यादा ऊर्जा होती है। लेकिन आंसर यहाँ पर आप गैस ही टिक मारना, बोर्ड ने भी गैस ही आंसर दिया हुआ है, क्योंकि मुख्य जो हमें अवस्थाओं के बारे में पढ़ने हैं वो है ठोस, द्रव, गैस। तो हम लोग इन्हीं तीनों को कंपेयर करेंगे, प्लाज्मा स्टेट को हटा करके चलेंगे। लेकिन गैस को जब हम और ज़्यादा एनर्जी देते हैं तब जाकर के प्लाज्मा स्टेट तैयार होता है। तो प्लाज्मा के जो कण होते हैं उनके पास सबसे अधिक ऊर्जा होती है। लेकिन आप गैस ही आंसर कीजिएगा अगर एग्जाम में सवाल आएगा तो, क्योंकि इसके बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस थोड़ी सी जानकारी दी गई है एनसीईआरटी बुक में प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। जो मेन आपको पढ़ने हैं वो ठोस, द्रव, गैस के बारे में ही पढ़ने हैं। तो इन्हीं तीनों में आप कंपेयर करते हुए आंसर देंगे। पादपों में कुछ अपशिष्ट उत्पाद रेजिन और गोंद के रूप में विशेष रूप से डैश में संचित होते हैं, संग्रहित होते हैं। ये सवाल जो है बार बार आपके रेलवे एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। जो रेजिन और गोंद है, ये अपशिष्ट उत्पाद है पादपों के अंदर जो पुराने जाइलम में संचित होते हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पुराने जाइलम में संचित होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है जिससे अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। यह अभिक्रिया निम्न में से किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि कली चूना में जब हम जल मिलाते हैं तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो ये अपने आप में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और है संयोजन अभिक्रिया। जल और कैल्शियम ऑक्साइड ये दोनों होते हैं अभिकारक और उत्पाद यहाँ पर बनता है बुझा हुआ चूना। एक उत्पाद बनता है बुझा हुआ चूना, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो संयोजन अभिक्रिया है और साथ में बोल सकते हो कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं बनता है? तो ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर एक अभिकारक फेरस सल्फेट होता है जिसको गर्म किया जाता है तो अपघटन अभिक्रिया यहाँ पर होती है और 3 उत्पाद बनते हैं, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये नहीं बनता है, डी हमारा राइट आंसर। फेरिक ऑक्साइड बनता है Fe2O3, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है फेरस सल्फेट को हीट करने पर, FeSO4 को हीट करने पर। ठीक है, तो ये अपने आप में अपघटन अभिक्रिया होती है। एक अभिकारक होता है फेरस सल्फेट जो टूट जाता है 3 उत्पाद में। डी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए सही नहीं है? सही नहीं है। परिनालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर समान, परिनालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर समान। देखो, पूछा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में और यहां पर दिया हुआ है परिनालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर समान, अक्ष के अनुदिश और एक दूसरे के समानांतर, परिनालिका के अंदर एक समान, दीर्घवृत्तीय और एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। ये गलत हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है एक दूसरे को नहीं काटती हैं। परिनालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर समान, ये चुंबकीय क्षेत्र के बारे में मेरे ख्याल से कहा जा रहा है। अक्ष के अनुदिश और एक दूसरे के समानांतर, तो ये भी सही है। एक दूसरे के समानांतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, सीधी होती है, समदूरस्थ होती है। तो इसी चीज को जो है 3 ऑप्शन में आपको दे रखा है, सीधी, समानांतर, समदूरस्थ, 3 ऑप्शन यहां पर बना दिए हुए हैं एक स्टेटमेंट से। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 12 ओम प्रतिरोध के एक चालक में से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक में विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो V बराबर होता है I इंटू में R। I का मान 2 एम्पियर है, R का मान 12 है, तो 24 वोल्ट हमारा आंसर हो जाएगा। तालाब के जल में पहली बार मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की? देखो, कोशिका की खोज किसने की तो आप याद रखेंगे रॉबर्ट हुक। 1665 में कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने, सेल की खोज की, कोशिका की खोज की, लेकिन ये जो कोशिका थी ये डेड थी। 1674 में लीवेनहॉक ने
भी सेल की खोज की, लेकिन ये सेल कौन सी थी? लिविंग सेल, जीवित कोशिका थी। और बैक्टीरियल सेल आप बोल सकते हो, यानी अपने आप में ये जो कोशिका थी, एक कोशिका अपने आप में जीव हो सकती है ना, तो बैक्टीरिया की खोज बोल सकते हो कि लीवेनहॉक ने की, जो कोशिका की खोज की गई थी वो बैक्टीरियल सेल थी। कहाँ से? तालाब के जल में, ये भी आपसे पूछा जाता है, तालाब के जल में। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने न्यूक्लियस की खोज की, जो कोशिका में केंद्रक होता है उसकी खोज की। 1855 में रुडोल्फ विर्चो नाम के वैज्ञानिक ने कहा कि जो नई कोशिका आती है ना, वो पूर्व स्थित कोशिका से ही आती है, यानी पहले से जो कोशिका होती है नेचर में वही विभाजित होती है और नई कोशिका आती है। नई कोशिका कहाँ से आती है? पुरानी कोशिकाओं के ही विभाजन से आती है। ऐसा कहा था 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने। ये जो आपको साल दिया गया यहाँ पर, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा कि नई कोशिका पुरानी कोशिका के विभाजन से आती है, ठीक है। जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत है उसमें ये एक स्टेटमेंट है, नई कोशिका पुरानी कोशिका के विभाजन से आती है। हमारा आंसर यहां पर डी हो जाएगा। यदि एक स्नायु दो अस्थियों को जोड़ता है तो मांसपेशियों को अस्थियों से निम्नलिखित में से कौन जोड़ता या जोड़ती है? तो बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम लिगामेंट का है। लिगामेंट अपने आप में संयोजी ऊतक है, लिगामेंट का है, जिसे हिंदी में स्नायु कहा जाता है। ये तो आपको सवाल में दे रखा है। आपसे कहा गया है कि बोन और मसल को आपस में जोड़ने वाला जो ऊतक है वो भी संयोजी ऊतक ही है, वो कौन है? तो आप बोलेंगे टेंडन। टेंडन यानी कि कंडरा। सी हमारा राइट आंसर। एक पौधा स्पर्श की अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप अपनी पत्तियां कैसे हिलाता है? जैसे छुई मुई की पादप जो है उसको हम छूते हैं, टच करते हैं उसकी पत्तियों को, तो वो मुरझा जाती हैं, तो स्पर्श करने से ऐसा हुआ है। तो ये कैसे हो पाता है? तो आप याद रखेंगे उसमें पानी की मात्रा को बदल कर, ठीक है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले भी कि पानी की मात्रा को बदल करके जो पत्तियों का मुरझाना होता है छुई मुई की पादप में, वहाँ पर पानी की मात्रा को बदल करके ऐसा किया जाता है। जो हम छूते हैं, टच करते हैं, तब जाकर के ऐसा होता है कि पानी की मात्रा में बदलाव देखने को मिलता है और जो पत्तियां वो मुरझा जाती हैं। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धारावाही परिनालिका के अंदर एक मृदु लौह दंड यानी कि सॉफ्ट आयरन बार, ठीक है, सॉफ्ट आयरन बार, सॉफ्ट आयरन की एक छड़ बोल सकते हो, डाला जाता है किसमें? धारावाही परिनालिका के अंदर। ये एक परिनालिका है, बस ऐसे तार को घुमा घुमा करके ऐसे परिनालिका बनाया गया है, ये जोड़ दिया बैटरी से, और इसके अंदर जो है एक आयरन बार डाला गया है, सॉफ्ट आयरन बार डाला गया है, ठीक है, सॉफ्ट आयरन बार डाला गया है। तो इससे क्या होता है बताइए? धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? जब आप सॉफ्ट आयरन बार डाल देते हो ना, तो इससे चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ जाती है। बिना इसके जो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता थी ना, उससे कई गुना बढ़ जाती है। जब हम इसमें सॉफ्ट आयरन बार डाल देते हैं तो बढ़ जाएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता है वो बढ़ जाती है। यदि आपकी नाक अवरुद्ध है तो घ्राण इंद्रिया किसका पता लगाने में सक्षम नहीं है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सुगंध का पता लगाते हैं, जबकि गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो स्वाद का पता लगाते हैं, हमारे जीव में वो होते हैं। तो गंध हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो स्वाद का पता लगाते हैं, जो कि हमारे जीव में है, यानी कि स्वादग्राही। इसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? स्वादग्राही। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ है? हमारे जीव में है, टंग में है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कण अधिकतम बल से एक साथ बंधे रहते हैं? तो ठोस, द्रव, गैस, ये जो तीन अवस्थाएं होती हैं, इन तीनों अवस्थाओं में ठोस के जो कण होते हैं वो काफी पास पास होते हैं, क्योंकि उनके कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो सबसे अधिक होता है।
तो इसमें ठोस कौन सा है? लोहे की छड़। अधिकतम बल, जो आकर्षण बल है, जो आकर्षण बल है वो सबसे ज़्यादा ठोस के कणों के बीच है, उससे कम द्रव और गैस के कणों के बीच में तो बहुत ही कम है, नगण्य मानकर चलते हैं हम लोग। किसी पिंड के द्रव्यमान और भार का एसआई मात्रक क्रमशः क्या है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है और भार अपने आप में बल होता है तो न्यूटन, किलोग्राम और न्यूटन। डी हमारा राइट आंसर। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन बिंब दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v लेंस के बारे में है। इस संबंध को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? तो लेंस के लिए आवर्धन बराबर होता है v बट्टे में u, v बट्टे में u, प्रतिबिंब दूरी बट्टे में वस्तु दूरी। कौन सा या कौन से तने और जड़ों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है? तो रूट टिप यानी कि जड़ का जो शीर्ष है, रूट टिप और शूट टिप, यहां पर पाए जाते हैं मेरिस्टेम और मेरिस्टेम यानी कि विभाज्य ऊतक है ना, विभाज्य ऊतक। और विभाज्य ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ है, पार्श्वीय है और अंतर्वृष्ट है। जो रूट टिप है और शूट टिप है यहां पर पाए जाते हैं एपिकल मेरिस्टेम यानी कि शीर्षस्थ विभज्योतक, ठीक है, शीर्षस्थ विभज्योतक। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो ये मेरिस्टेम है, विभज्योतक है, तीन प्रकार के होते हैं, पार्श्व, अंतर्वृष्ट और शीर्षस्थ। रूट टिप एंड शूट टिप तने और जड़ों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तो आप बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेम यानी कि शीर्षस्थ विभज्योतक। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई क्रिया या गतिविधि की जानी हो तो जानवरों में कौन सा ऊतक अंतिम कार्य करेगा? ये तो पहले कट जाएगा, ये जंतु ऊतक है ही नहीं। जब कोई क्रिया या गतिविधि की जानी हो तो जानवरों में कौन सा ऊतक अंतिम कार्य करेगा? तो गतिविधि के लिए, क्रिया या गतिविधि के लिए हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसमें रोल होता है पेशी ऊतक का और तंत्रिका बोल सकते हो, बोन का। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारे बॉडी में चार प्रकार के ऊतक हैं, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक, चौथा तंत्रिका ऊतक। मुंह के पीएच का मान डैश से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। यदि हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का सड़ना स्टार्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? सही मिलान आपको चूज करना है। तो आपको ये याद रखना है, ये एनसीईआरटी क्लास 10th में दे रखा है, तो ये आप ध्यान में रखिए, यहीं से आपके एग्जाम में जो है प्रश्न पूछा जाता है बार बार। एक लिंगी पुष्प का एग्जाम्पल आप याद रखेंगे पपीता और तरबूज। उभयलिंगी पुष्प का एग्जाम्पल याद रखेंगे गुड़हल और सरसों, यानी गुड़हल और सरसों के जो पुष्प होते हैं वो उभयलिंगी होते हैं। याद रखो उभयलिंगी पुष्प में तरबूज दे रखा है जबकि एकलिंगी पुष्प होता है, गलत हो जाएगा। उभयलिंगी पुष्प में पपीता दे रखा है, ये भी क्या है, एकलिंगी है, गलत हो जाएगा। एकलिंगी पुष्प में सरसों दे रखा है, सरसों उभयलिंगी पुष्प है, ये भी गलत हो जाएगा। तरबूज का जो पुष्प है वो एकलिंगी होता है यानी कि यूनिसेक्सुअल होता है, तो ये सही है। डी हमारा राइट आंसर। एकलिंगी पुष्प हम लोग उसको बोलते हैं जिस पुष्प में या तो नर जनन भाग होगा या फिर मादा जनन भाग होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। उभयलिंगी पुष्प हम लोग उसे बोलते हैं, उस पुष्प को बोलते हैं जिस पुष्प में मेल और फीमेल यानी कि मादा जनन अंग और नर जनन अंग दोनों होंगे, उससे हम लोग उभयलिंगी पुष्प बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेंटेन का सही सूत्र है? पेंटेन का सही सूत्र है तो पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन और एन का मतलब क्या होता है, एल्केन। एन का मतलब हो गया एल्केन और एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है। जितना कार्बन उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन, तो 5 कार्बन है तो इसका डबल 10 हो जाएगा, प्लस 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो C5H12। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोगशाला में एक छात्र ने केल्विन इकाई में पानी का तापमान 298 केल्विन देखा। यह तापमान सेल्सियस इकाई में परिवर्तित होकर कितना होगा?
तो केल्विन पैमाने पर तापमान 298 है। इसको अगर आप सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 273 आपको घटाना होगा। 8 में से 3 गया तो 5 हो जाएगा, 9 में से 7 गया 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस हम बोलेंगे। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऑटोमोबाइल निकास, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट यानी वाहन से जो धुआं बाहर आता है उसकी परिक्षिप्त प्रावस्था है? तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट ये अपने आप में कोलाइड है, एरोसोल। एरोसोल देखो धुआं है, स्वचालित वाहन का निथार एग्जॉस्ट, ये कौन सा कोलाइड है? एरोसोल है। एरोसोल में एक चीज तो फिक्स है कि जो परिक्षेपण माध्यम होता है वो गैस होती है, जो डीएम होता है, डिस्पर्शन मीडियम होता है, जो डिस्पर्शन मीडियम होता है वो गैस है, ये फिक्स है। अब जो डीपी है, डिस्पर्स्ड फेज है, जो डिस्पर्स्ड फेज है देखो ये या तो सॉलिड हो सकता है या फिर लिक्विड हो सकता है, गैस कभी नहीं होगा। ठीक, तो जो एग्जॉस्ट होता है उसमें डीपी सॉलिड होता है, ठोस होता है, जबकि कोहरा बादल कुहासा इसमें द्रव होता है। कोहरा बादल कुहासा ये भी एरोसोल है, कोहरा बादल कुहासा ये भी एरोसोल है, लेकिन इसमें क्या है? डीपी परिक्षिप्त प्रावस्था वो द्रव है। हमसे एग्जॉस्ट के बारे में पूछा है तो हमारा आंसर होगा ठोस प्रावस्था। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सदैव नीचे की ओर बढ़ता है? तो जड़ें जो है नीचे की ओर बढ़ती है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म इसके अंदर देखने को मिलता है और पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म इसके अंदर देखने को मिलता है। धनात्मक जल अनुवर्ती गति और धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति जड़ें करती हैं। ए हमारा राइट आंसर। किसी विलयन में विलय को घोलते समय जब किसी दिए गए ताप पर घोल में और अधिक विलय को नहीं घोला जा सकता तो इसे डैश कहा जाता है। यदि आप किसी विलयन में और ज़्यादा विलय नहीं घोल पा रहे हैं तो हम बोलेंगे कि जो विलयन है वो संतृप्त है। हम क्या बोलेंगे? कि विलयन संतृप्त है। नमक पानी का आप घोल बना रहे हैं, आपने कुछ नमक डाला, नमक घुल गया, फिर से आपने कुछ और नमक डाला, फिर से घुल गया, फिर से आपने कुछ और नमक डाला, फिर से घुल गया। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप उस नमक पानी के घोल में और नमक नहीं घोल पाएंगे, तब हम बोलेंगे कि वो जो नमक पानी का घोल है वो संतृप्त हो चुका है, वो संतृप्त हो चुका है। जब तक और नमक आप घोल पा रहे हैं तब तक वो विलयन असंतृप्त है, लेकिन जब आप घोल नहीं सक रहे हैं, यानी कि अब और नमक नहीं घुल पा रहा है उस विलयन में, तो आप बोलेंगे कि विलयन अब संतृप्त है, सैचुरेट हो चुका है। जब फल अचानक झटके के साथ फटते हैं तो कुछ बीज बिखर जाते हैं और बीज मूल पौधे से दूर बिखर जाते हैं। ऐसा निम्नलिखित में से किस पौधे के फलों में होता है? यानी फल के भीतर जो बीज होता है, फल जब फटता है तो बीज जो है, जो मेन प्लांट होता है जिसका वो फल होता है, उससे दूर जाकर के बीज बिखर जाता है। ऐसा किस पौधे के फलों में होता है? तो कैस्टर एंड बाल्सम। कैस्टर एंड बाल्सम के फल जब फटते हैं तो बीज जो पादप होता है उससे दूर जाकर के गिरते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी यौगिक के बारे में सत्य है? यौगिक के बारे में बताना है आपको कि सत्य है। बनने वाले नए उत्पाद के गुणधर्म बिल्कुल अलग होते हैं, ये बिल्कुल सही है। जैसे हाइड्रोजन दहनशील गैस है और ऑक्सीजन जलने में सहायक है, लेकिन इन दोनों से बना जो यौगिक है जिसे हम लोग जल बोलते हैं, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं, इसका काम आग बुझाने के लिए किया जाता है ना। ये आग को बुझाता है। हाइड्रोजन ज्वलनशील है, ऑक्सीजन जलने में सहायक है, लेकिन जल क्या है? आग बुझाने का काम करता है। तो ये जो जल है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है, इसमें ना तो हाइड्रोजन का गुण है ना ही ऑक्सीजन का गुण है, बिल्कुल ही नया गुण है इसके पास। यही चीज आपसे कहा गया है, बनने वाले नए उत्पाद के गुणधर्म बिल्कुल अलग होते हैं, जो इनके घटक होते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। ये स्टेटमेंट सही है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह एक भौतिक परिवर्तन है, नहीं। यौगिक का बनना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया से ही यौगिक का निर्माण होता है, तो रासायनिक परिवर्तन होता है, ये गलत हो जाएगा। बनने वाले नए उत्पाद के गुणधर्म घटक पदार्थ के समान होते हैं, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ऐसा मिश्रण में होता है।
ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है आप मिश्रण के लिए बोल सकते हो कि सही है। घटकों को भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। अब ये तीनों स्टेटमेंट्स जो है आप बोल सकते हो कि मिश्रण के लिए सही है, यौगिक के लिए नहीं। भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा इन्हें आप इनके घटकों को अलग नहीं कर सकते हैं, यानी जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप अलग नहीं कर सकते हैं भौतिक प्रक्रिया द्वारा, यानी कि उबाल कर, छान कर, है ना, चुंबक से, हाथ से चुनकर, जो भी आप मिश्रण के घटकों को अलग करने की विधियां पढ़ते हो, आसवन, प्रभाजी आसवन, ऊर्ध्वपातन, इन सारे विधियों से आप इन्हें अलग नहीं कर सकते हो। इसको आप अलग कर सकते हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको जो है रासायनिक प्रक्रिया अपनाना होगा, भौतिक प्रक्रिया द्वारा नहीं होगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस करवा करके आप इस जल को तोड़ सकते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, जो कि केमिकल प्रोसेस है। जठर रस का पीएच मान डैश होता है। जठर रस का पीएच मान क्या होता है, यहाँ पर देख लो, ये एनसीईआरटी का ही कटआउट है, ये ध्यान में रखिएगा। जठर रस का पीएच मान लगभग 1.2 होता है। नींबू का रस लगभग 2.2। शुद्ध जल का पीएच 7 होता है, ब्लड का 7.4 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का लगभग 14 होता है, जो मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ। तो ये 2.2 किसका है, नींबू का रस, लेमन जूस का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है और रक्त का 7.4 होता है। यदि बहुविखंडन अनेक कोशिकाएं हैं तो द्विविखंडन 2 कोशिकाएं हैं। द्विविखंडन में 2 कोशिकाएं बनती है, बहुविखंडन में बहुत सारी कोशिकाएं बनती है। एक जलीय विलयन में अम्ल और क्षार क्या उत्पन्न करते हैं। जलीय विलयन में अम्ल H+ देता है, जबकि क्षार OH- देता है, क्रमशः H+ आयन और OH- आयन। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अधिवृक्क हार्मोन यानी कि एड्रेनालिन हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ये जो हार्मोन है ये एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। ये ग्लैंड संख्या में 2 है, दोनों किडनी के ऊपर एक। तो इस हार्मोन के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सही है। जब यह हार्मोन सिक्रीट होता है तो हृदय तेजी से धड़कता है, श्वसन दर बढ़ जाती है, रक्तचाप कम हो जाता है, गलत हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर केवल 1 और 2, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज कर जाता है, हार्ट बीट इंक्रीज कर जाता है, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, कम नहीं होता है। किसी परिरुद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब किस दिशा में संचारित होता है। पास्कल का नियम आप इसको बोल सकते हो। कोई बंद बर्तन है और उसमें तरल है, ये तरल जो है गैस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकता है। तो बंद बर्तन है, उसमें तरल है और आप दाब डाल रहे हो उस पर। तो जब आप तरल पर दाब डालते हैं तो दाब ट्रांसफर हो जाता है, जो भी दाब आप डाल रहे हैं वो दाब सीधा ट्रांसफर हो जाता है तरल के हर बिंदु पर ट्रांसफर हो जाता है, और उस बिंदु पर वो जो दाब है वो सभी दिशाओं में लगता है। ठीक है, सभी दिशाओं में लगता है। मान लीजिए तरल का ये एक बिंदु है तो हर डायरेक्शन में वो दाब लगेगा। ठीक है, हर डायरेक्शन में वो दाब लगेगा। तो एक बंद बर्तन है, उसमें तरल है, उस पर आपने दाब डाला, वो दाब जो है ट्रांसफर हो गया तरल के हर बिंदु पे वो दाब लग रहा है और सभी दिशाओं में लग रहा है। तो सभी दिशाओं में बिना घटे, जो दाब आप डालेंगे ना वो दाब पूरा का पूरा लगेगा बिना घटे। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक सीधी रेखा में गति कर रही एक वस्तु पर विचार कीजिए। वह बिंदु ए से शुरू होती है, बिंदु बी तक पहुंचती है और फिर बिंदु ए पर वापस आती है। यदि ए और बी के बीच की दूरी 20 मीटर है तो वस्तु का नेट विस्थापन कितना है। बिंदु ए है और बिंदु बी है, ए से बी चला जाता है, फिर बी से ए वापस लौट आता है। ठीक, तो ए से बी चला, फिर बी से ए आ गया। तो देखो, जो प्रारंभिक बिंदु है और जो अंतिम बिंदु है वो दोनों एक ही है ना। यदि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समान हो जाए तो ऐसे में विस्थापन 0 हो जाता है। देखो, विस्थापन बराबर होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। अगर प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु दोनों एक समान ही है तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसलिए विस्थापन 0। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाता है और निम्नलिखित में से किस कृत्रिम रसायन के कारण वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तेजी से घटने लगती है।
बहुत बार बात कर चुके हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी विलयन के बारे में सत्य नहीं है? 3 प्रकार के मिश्रण होते हैं, विलयन, कोलाइड, निलंबन। विलयन के बारे में बताना है कि सत्य नहीं है। शांत छोड़ देने पर विलयन के कण नीचे नहीं बैठते हैं, बिल्कुल सही है। देखो, जब भी विलयन के बारे में सवाल पूछा जाए ना, तो आप नमक पानी का घोल याद कर लेना। नमक पानी का घोल आप याद कर लेना, या फिर चीनी पानी का घोल आप याद कर सकते हो, है ना, या फिर शराब और जल का मिश्रण याद कर सकते हो, है ना, शराब और जल का मिश्रण याद कर सकते हो दिमाग में। इसको आप इमेजिन करना और प्रश्नों का उत्तर देना। शांत छोड़ देने पर विलयन के कण नीचे नहीं बैठते हैं। नमक पानी का घोल आपने बना लिया है, अब आप उस विलयन को घोल को छोड़ देते हैं तो क्या ऐसा होता है कि नमक के कण नीचे आकर बैठ जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। विलयन एक समांगीय मिश्रण है। नमक पानी का जो घोल होता है उसका जो खारापन है पूरे विलयन में एक समान होता है। ऐसा नहीं होता है कि कहीं पर नमक ज़्यादा घुला है, कहीं पर कम घुला है, ऐसा तो नहीं होता है। कहीं पर नमक ज़्यादा घुला है, कहीं पर नमक कम घुला है, ऐसा तो नहीं होता है। आप कहीं से भी थोड़ा सा विलयन निकाल लो तो उसमें नमक और जल का जो रेशियो होगा, प्रोपोर्शन होगा, नमक का बोल सकते हो, वो एक समान होगा। ऐसा नहीं होगा कहीं पर ज़्यादा नमकीन लग रहा है घोल, कहीं पर कम नमकीन लग रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो ये सही है, समांगी मिश्रण हम लोग इसे बोलते हैं। विलयन के कणों को छानने की विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। क्या ऐसा होता है कि नमक पानी का घोल है और आप नमक को छान करके उस घोल से अलग कर लो? आप नहीं कर पाएंगे। तो ये भी सही है, नहीं किया जा सकता है। विलयन के कणों को आंखों से देखा जा सकता है। नमक पानी का घोल जब आप बनाते हो तो क्या आप नमक के कणों को देख पाते हो घोल में नग्न आंखों से? नहीं देख पाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि देखे जा सकते हैं। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। तो जब भी विलयन के बारे में सवाल पूछा जाए तो कम से कम आप नमक पानी का घोल जो है अपने दिमाग में बिठाना और उसे देखते हुए सारे प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हो। यदि किसी वस्तु की त्रिज्या r वाले वर्तुल पथ के परितः यानी कि वृत्तीय पथ के परितः एक बार यात्रा करने में 2 सेकंड का समय लगता है तो इसकी चाल v को डैश से व्यक्त किया जा सकता है। तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टे में समय। दूरी बट्टे में समय। अब एक चक्कर जब लगाया जाएगा तो दूरी कितनी तय की जाएगी? तो जितनी वृत्त की परिधि होगी यानी कि 2πr, और इस चक्कर को लगाने में 2 सेकंड का समय लगता है। 2 से 2 खत्म हो जाएगा। πr मीटर पर सेकंड आंसर हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक छात्रा की नेत्र क्षमता -0.5 डायोप्टर है। इस दोष को दूर करने के लिए उसे किस फोकस दूरी और किस प्रकार के लेंस के चश्मों का उपयोग करना चाहिए? देखो, पावर यहाँ पर -0.5 डायोप्टर है तो यहाँ से फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? 1/p करके, ठीक। तो 1/में -0.5 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कितना? 2 मीटर नेगेटिव साइन के साथ, -2 मीटर। ये जो फोकल लेंथ है वो -2 मीटर है, ठीक। और फोकस दूरी ऋणात्मक होती है अवतल लेंस के केस में। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, -2 मीटर अवतल लेंस। ए हमारा राइट आंसर। धातुओं की विद्युत अपघटनी परिष्करण में विद्युत अपघटनी परिष्करण एक मेथड है धातु को शुद्ध करने की। इसमें विद्युत अपघटन निम्नलिखित में से किससे बना होता है? विद्युत अपघटन नहीं होगा, विद्युत अपघट्य होगा। विद्युत अपघट्य होगा, इंग्लिश में बोलते हैं इसे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करता है, इलेक्ट्रोलाइट। तो हम बोलेंगे धातु के लवण। एग्जाम्पल के तौर पर कॉपर को शुद्ध करने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है इस वाले प्रोसेस में, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में वो लिया जाता है। यहाँ पर देखो, अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन। ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन है वो क्या है? अपने आप में एक सॉल्ट है। किसका है? कॉपर। किसका सॉल्ट है? कॉपर का है। कॉपर सल्फेट का विलयन लिया जाता है, ये इलेक्ट्रोलाइट होता है। किसके शुद्धिकरण में? कॉपर के शुद्धिकरण में। तो भाई जिस धातु का विद्युत अपघटनी परिष्करण करवा रहे हैं उसी धातु का हम क्या करेंगे? सॉल्ट लेंगे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। तो सी हमारा राइट आंसर।
2 न्यूटन के बल से एक ईंट को भूमि के समानांतर धकेलने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य 3 जूल है। बल के कारण होने वाला विस्थापन डैश के बराबर है। तो कार्य बराबर बल गुने में विस्थापन होता है। ये 3 जूल है, बल 2 न्यूटन है, हमसे विस्थापन पूछा है तो 3/2 यानी कि 1.5 मीटर हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्या भोजन को कोशिका में विशिष्ट स्थान तक ले जाकर पोषण प्राप्त करने में पैरामीशियम की सहायता करता है? देखो, पैरामीशियम के पास बालों जैसी संरचना होती है जिसे हम लोग सीलिया बोलते हैं। सीलिया जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उसको धक्का मार मार करके यहाँ तक पहुँचाती है। यहीं से जो फूड पार्टिकल है वो जाना है पैरामीशियम के अंदर, उसके बाद उस फूड को डाइजेस्ट किया जाएगा। ये जो ओरल ग्रूव लिखा हुआ है ना, वेस्टिब्यूलम लिखा हुआ है, यहाँ पर सीलिया जो है धक्का मार करके उस फूड पार्टिकल को भेजती है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर पक्षमाभ, है ना, पक्षयाभ लिखा हुआ है, पक्षमाभ होता है मेरे ख्याल से, पक्षमाभ। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सीलिया। सीलिया जो है प्लूरल वर्ड है, सीलियम सिंगुलर वर्ड होता है। ए हमारा राइट आंसर। एक बस शुरुआती 60 मीटर की दूरी 30 सेकंड में और फिर अगले 80 मीटर की दूरी 40 सेकंड में तय करती है। मीटर पर सेकंड में बस की औसत चाल की गणना कीजिए। एवरेज स्पीड बताना है, एवरेज स्पीड बताना है। टोटल डिस्टेंस बट्टे में टोटल टाइम, यही है बेसिक फॉर्मूला। टोटल डिस्टेंस कितनी चली बस? 80 मीटर और 60 मीटर। समय लगा 40 सेकंड और फिर से लगा 30 सेकंड। 60 मीटर चलने में 30 सेकंड, 80 मीटर चलने में 40 सेकंड। तो 140, 8 से 14, 40 और 30, 70 कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बस चली है। यदि पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिमाण ये है तो चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए बल का परिमाण डैश होगा। मान लीजिए कि 2 वस्तु है, एक का द्रव्यमान m1 है और दूसरे का द्रव्यमान m2 है। ये m2 इस m1 को अपनी ओर खींचेगा, मान लो F1 से, ठीक। ये m2 फोर्स लगा रहा है इस m1 पर, F1 फोर्स। ये m1 लगाएगा इस m2 पर, F2 फोर्स। दोनों के बीच की दूरी d है। तो ये जो F1 और ये जो F2 बल है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि दिशा में विपरीत है। ये फोर्स इधर की ओर लग रहा है, ये फोर्स इधर की ओर लग रहा है। और ये जो फोर्स है ये गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, जो कि बराबर होगा Gm1m2/d² के बराबर। तो यहां पर आप चंद्रमा मान सकते हो, पृथ्वी मान सकते हो। दोनों के बीच में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो दोनों के लिए बराबर होगा लेकिन दिशा में विपरीत। पृथ्वी जितनी फोर्स चंद्रमा पर लगाती है, चंद्रमा भी उतना ही फोर्स पृथ्वी पर लगाएगा। दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, दिशा में विपरीत होंगे। तो हम लोग सेम ही लेकर के चलेंगे। डी हमारा राइट आंसर। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।